नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है भारतीय संविधान सीरीज़, जिसमें हम आपके पूरे संविधान को, भारत की राज्य व्यवस्था को डिटेल में कवर यहाँ पर कर रहे हैं। आज हमारी सीरीज़ की चौथी क्लास है और आज के वीडियो में हम संविधान के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। पहला होगा संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में और पूछता है इनमें से कौन सी संविधान की विशेषता है या विशेषता नहीं है। तो पहले बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज में संविधान की विशेषताओं को समझेंगे और उसके बाद संविधान के जो आपके विदेशी स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत, किस देश के संविधान से हमने क्या चीज ली है, उन सबको यहां पर देखेंगे। संविधान के बारे में किस व्यक्ति ने क्या स्टेटमेंट कहा है, उसको भी यहीं पर देखेंगे। आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला है, काफी फेमस स्टेटमेंट है, किसका है? तो ऐसे ही कुछ दो तीन स्टेटमेंट्स जिनको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी संविधान की डिटेल क्लास की चौथी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट और नंबर वाइज मैंने विशेषताएं लिखी हैं ताकि आपको पॉइंट वार चीज़ों को याद करने में आसानी हो, इनको समझने में भी मदद मिले। पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, 22 इसमें भाग थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। अगर हम अभी नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या 450 से 500 के करीब है, भाग आपके लगभग 25 के करीब हैं, अनुसूचियां आपकी 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इतने अनुच्छेद, इतनी अनुसूचियां दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। भारत का संविधान सबसे लंबा है। ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है, इसके इतने लंबा होने का कारण क्या है? जो हमारा संविधान इतना विस्तृत है, इसका कारण क्या है? दो तीन कारण इसके माने जाते हैं। पहला, भारत के संविधान में केंद्र के लिए, राज्यों के लिए और विशेष राज्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो सभी का एक ही संविधान है, इसीलिए थोड़ा यहां पर बड़ा है। दूसरा कारण यह दिया जाता है, संविधान सभा में जो कानून विशेषज्ञ थे उनकी ज्यादा मात्रा थी, यानी कि ज्यादा लोग कानून विशेषज्ञ थे, तो सभी ने अपने विचारों को इसमें शामिल कराया और संविधान आपका बड़ा हुआ। तीसरा कारण माना जाता है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब यहां पर यह है जो हमारे संविधान का ऐतिहासिक स्रोत है। हमारे संविधान को अलग अलग देशों के संविधान को अध्ययन करके बनाया गया। हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का अधिनियम। अब क्योंकि यह भी सबसे विस्तृत अधिनियम था, तो इसी से बना है हमारा संविधान, मैक्सिमम पार्ट यहीं से आया है, इसीलिए संविधान भी विस्तृत है। ये तीन कारण माने जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। अगला है विशेषता, नम्यता और अनियमता का मिश्रण है। क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना लचीला है, ना कठोर है, इस तरीके से। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ये दोनों का समन्वित रूप है। अब देखिए यहां पे लचीला और कठोर का मतलब क्या है। लचीला यानी जिसमें परिवर्तन आसानी से हो जाए, कठोर यानी जिसमें परिवर्तन या संशोधन आसानी से ना हो, विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जा सके। भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं हैं। कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन आप नॉर्मली कर सकते हो जैसे कोई आम कानून हो, और कुछ संशोधन आपको विशेष प्रक्रिया के द्वारा करनी होती है। 2/3 बहुमत लेना होता है संसद में और आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भी आपको लेनी होती है, उनका भी समर्थन लेना होता है। तो भारत के संविधान में संशोधन करना आसान भी है और कुछ संशोधन यहां पर कठोर भी हैं। तो इसीलिए भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। ठीक है, अमेरिका का संविधान कठोर है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है। भारत का कैसा है? दोनों का मिश्रण है। यह भी पेपर में आया है। तीसरा बिंदु, विभिन्न स्रोतों से प्रेरित तत्व हैं। हमारे संविधान में विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग देशों के संविधान से
चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है। इसके अलावा हमने अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस, साउथ अफ्रीका, सबसे कुछ ना कुछ लिया है। इसी को हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे किस देश से हमने क्या लिया है। एक ये भी इसकी विशेषता है। चौथा, एकल नागरिकता। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जैसे हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारत में अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी होती। कोई भी इंडियन सिटीजन है उसे एक ही नागरिकता दी जाती है, भारत की नागरिकता। फिर आप किसी भी राज्य में जाएं, आपको एक ही नागरिकता लेनी होगी। अमेरिका की बात करें, वहां पर दोहरी नागरिकता है। आपको अमेरिका की नागरिकता भी चाहिए और फिर जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की नागरिकता भी आपको होनी चाहिए। ऐसा भारत में नहीं है। तो भारत में क्या प्रावधान है? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। तो एकल नागरिकता भी हमारे संविधान की विशेषता है। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, यानी प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसे मतदान का अधिकार है भारत में। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो 18 वर्ष के ऊपर का है तो उसे वोट देने का अधिकार है। ये भी भारत के संविधान की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश के संविधान की विशेषता क्या है? एकीकृत न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन नहीं है। शक्तियों का फ्लो आपका एक ही दिशा में चलता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपके अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट हैं, और हाई कोर्ट के नीचे आपके अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट आ जाते हैं, इस तरीके से। तो शक्ति का फ्लो केवल एक ही दिशा में चलता है, ऊपर से लेके नीचे तक। और न्यायपालिका कैसी है भारत की? स्वतंत्र है। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसका एक विशेषता है। अगला है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको इनके अर्थ भी समझाते हुए चल रहा हूं सिंपल भाषा में, ताकि आपको चीजें याद रहें। नहीं तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स रटने पड़ेंगे। तो आपको रटने ना पड़े, आपको चीजें याद रहे कि इस पॉइंट के अंदर क्या बात है, कौन सा प्रोविजन है, कौन सी इसके अंदर बेसिक आपकी नॉलेज है, जो आपको पता होगी तो आपको पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए, संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं संसद को अपने सारे फैसले लेने का अधिकार है। हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो भी आप जानते हैं। तो दोनों में समन्वय है, यानी संसद को अधिकार है वो संविधान में कोई भी कैसा भी परिवर्तन, संशोधन कर सकती है। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार है कि अगर कोई कानून असंवैधानिक है तो उसको वो अवैध घोषित कर दे। तो दोनों की सर्वोच्चता भी है, दोनों अपने अपने काम भी कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे की शक्तियों का समन्वय भी यहां पर स्थापित करते हैं। यानी संसद को अपनी शक्तियां हैं कि वो कोई भी संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका को अपने अधिकार हैं, अगर कोई अवैध कानून बना दिया तो उसे आप अवैध घोषित कर दीजिए। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में अध्यक्षता प्रणाली नहीं चलती है, प्रेसिडेंसी सिस्टम यहां पर नहीं है, यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यानी जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, जिस दल को बहुमत होगा उसकी सरकार आएगी, उसी के द्वारा शासन यहां पर चलेगा। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अगला है आपातकालीन उपबंध। संविधान में आपातकालीन उपबंधों की भी व्यवस्था करी गई है। संविधान का भाग 18 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रावधान यहां पर करता है। ठीक है, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था पर जोर। भारतीय संविधान विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था यानी शक्तियों के विभाजन पर काम करता है, उसकी व्यवस्था करता है। आप जानते हैं भारत में जो शासन चलता है वो 3 स्तर पे चलता है, त्रिस्तरीय शासन चलता है। देश स्तर पर केंद्र सरकार होती है, राज्यों में राज्य सरकार होती है, और लोकल लेवल पर आपकी स्थानीय सरकार होती है, जैसे पंचायतें और नगर पालिकाएं। तो भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। केंद्र की अपनी पावर्स हैं, राज्यों की अपनी है, स्थानीय जो निकाय हैं उनकी अपनी पावर्स हैं। तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकृत यहां पर हुआ है। और अगला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान के अनुसार ही न्यायपालिका काम करेगी, संसद काम करेगी, कोई भी सरकार इसी के अधीन रहकर काम करेगी। यह भी संविधान की विशेषता है कि हमारे देश में
किसकी सर्वोच्चता है? संसद की सर्वोच्चता मत करना, संसद भी संविधान के अनुसार चलेगी, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के अनुसार चलेगा। तो हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। ये 11 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को मैंने आपको डिटेल में समझाया ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको याद रहें। इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हमारे संविधान की हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, डीपीएसपी का प्रोविजन है, मौलिक कर्तव्यों का प्रोविजन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को कहा गया है संविधान में। ये सारी भी हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। ज्यादातर आपसे यही 11 पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ऐसा पूछा जाता है, आपको पूछेगा इनमें से कौन संविधान की विशेषता है या विशेषता नहीं है। ऑप्शन दे देगा संसदीय शासन प्रणाली, आपात उपबंध, विस्तृत संविधान, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे संविधान को लेकर के जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहे गए हैं उनको यहां पर देखेंगे। के.सी. व्हीहर, इनका स्टेटमेंट बहुत बार आता है, भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ये किसने कहा? तो भारत के संविधान को अर्धसंघीय के.सी. व्हीहर ने कहा था। जी. ऑस्टिन, काफी फेमस संविधान विशेषज्ञ, इसने कहा भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। तो भारत के संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी. ऑस्टिन ने कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। और अर्ध संघवाद किसने कहा? के.सी. व्हीहर ने कहा। एक है मॉरिस जोन्स, भारतीय संघीय व्यवस्था सौदेबाजी संघवाद है। तो अर्ध संघवाद के.सी. व्हीहर, सहकारी संघवाद जी. ऑस्टिन, सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स ने कहा। ठीक है। डी. बसु, भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है, यानी दोनों का सम्मिश्रण है। तो भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, यानी कुछ विषयों पर एकात्मक पावर रखता है कि पावर सिर्फ केंद्र को होंगी, कुछ विषयों पर संघात्मक है, यानी पावर केंद्र और राज्य दोनों को होंगी। तो भारत का संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक। किसने कहा? डी. बसु। भीमराव अंबेडकर, सबसे फेमस स्टेटमेंट, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में कहा वो स्टेटमेंट दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ये वाला स्टेटमेंट बहुत बार आता है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला। किसने कहा? बी.आर. अंबेडकर ने कहा। आइवर जेनिंग, ये भी ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का संविधान विशेषज्ञ है। इसने कहा संविधान बहुत लंबा और जटिल है, यह वकीलों का स्वर्ग है। आपने देखा होगा भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। किसने कहा था? तो वकीलों का स्वर्ग इसी ने कहा था कि संविधान बड़ा लंबा और जटिल है, वकीलों का ये स्वर्ग है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट संविधान को लेकर जो आपको याद करने। क्वेश्चन आता है सहकारी संघवाद किसने कहा, सौदेबाजी संघवाद किसने कहा, अर्ध संघवाद किसने कहा, इस तरीके से। ठीक है, अब हम संविधान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे और इन स्रोतों को भी इसी प्रकार नंबरिंग के माध्यम से याद करेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट यहां पर याद रह सके। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उनको देखेंगे। पहली चीज मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, हमने अलग अलग देशों के संविधान से प्रावधान लिए हैं, लेकिन संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का अधिनियम। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है देखते हैं। एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी जो हमारी कानून बनाने की प्रोसेस है कि कानून, कोई बिल आएगा, एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, वही ब्रिटेन में है। संसद में आएगा, वहां के फिर उच्च सदन में जाएगा, फिर सम्राट के पास जाएगा। तो विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है। द्विसदनीय व्यवस्था यानी 2 सदन होंगे, उच्च सदन निम्न सदन। जैसे भारत में राज्यसभा लोकसभा है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स चलते हैं। ठीक है, विधि का शासन और संवैधानिक प्रमुख, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है कि विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा और संवैधानिक प्रमुख भी कोई होगा। वहां का प्रमुख कौन है? वहां का सम्राट। भारत में कौन है संवैधानिक प्रमुख? राष्ट्रपति। सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत की प्रक्रिया, अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पेपर में आते थे। अब क्योंकि पेपर और ज़्यादा डीप बनने लगे हैं और ज़्यादा जो आपके डिटेल है वो पूछे जाने लगी हैं, नए नए क्वेश्चन बनने लगे हैं आपके ही सिलेबस से,
अब आपसे ये चीजें पूछे जाने लगी हैं, जैसे भारत में होता है ना, कई सारे देशों में ऐसा सिस्टम है कि जब चुनाव होंगे तो विजेता उसी को घोषित किया जाता है जिसको 50% वोट मिल जाए। भारत में कैसा है, भारत में अगर कोई दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको ज्यादा वोट मिले वो विजेता होता है, चाहे उसे एक वोट ही ज्यादा मिले। और यह सिस्टम कि सर्वाधिक मत के अधिकार पे जीत की प्रक्रिया, यानी सबसे ज्यादा वोट लेने पर जीत, यह हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, इसे भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत, कौन सा अधिनियम था और कौन वाइसरॉय था जिसने इसकी शुरुआत करी, कमेंट सेक्शन में बताइए। संविधान के प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में बात करी थी। लोकसभा यानी निम्न सदन का उच्च सदन से शक्तिशाली होना, यह भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। हमारे देश में उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है, निम्न सदन लोकसभा, क्योंकि लोकसभा सीधा जनता के द्वारा चुना जाता है, तो ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा है। और निम्न सदन उच्च सदन से शक्तिशाली होगा, यह सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधायी निर्माण प्रक्रिया, द्विसदन, विधि का शासन, संवैधानिक प्रमुख, सर्वाधिक मत के अधिकार पर जीत, यहां पर आधार होगा मत के आधार पर जीत, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और निम्न सदन का उच्च सदन से शक्तिशाली होना, ये सारी हमने ब्रिटेन से ली हैं। अब दूसरे देश की बात करते हैं। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हमने अमेरिका संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत, इसको भी हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे उसने कोई पहला फैसला जो दिया, कोई पूर्व में कोई दिया गया फैसला वो सही नहीं था, तो वो खुद उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर होगा, कोई सम्राट नहीं होगा, कोई राष्ट्रपति इसके ऊपर नहीं होगा, संविधान सबसे ऊपर होगा, ये भी अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर और जो जजों के ऊपर महाभियोग लगता है उसकी प्रोसेस हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। तो उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग हमने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना, प्रस्तावना भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। देखिए, दो बातें हैं यहां पर। एक बात यह है कि संविधान में कोई प्रस्तावना होगी, यानी संविधान का जो पूरा आपका सार है वो हमें एक डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा, एक पेज में देखने को मिलेगा, प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। तो संविधान की एक प्रस्तावना होगी, ये हमने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना में क्या होगा वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। सिंपल भाषा में बात करें, प्रस्तावना होगी या नहीं होगी, अमेरिका से लिया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है। तो अमेरिका के संविधान से इन 7 चीजों को आपने याद करना है। नंबरिंग वाइज मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट इनको याद करने में आसानी हो। क्या आपने मौलिक अधिकार को पता चल गया, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना और महाभियोग की प्रक्रिया। अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्यों के नीति निदेशक तत्व, DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनको हमने आयरलैंड से लिया है। बहुत बार ये पेपर में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने आयरलैंड से ली है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। देखिए, अब इसको समझते हुए चलना ताकि आपका आगे कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। हम जानते हैं हमारी जो राज्यसभा है इसमें सदस्य 2 तरीके से चुने जाते हैं, या तो जो विधानसभा हैं उनके द्वारा चुने जाएंगे, निर्वाचित होते हैं, और 12 मेंबर्स आप जानते हैं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, कला से, खेल से, विज्ञान से, अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये जो 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो प्रोसेस हमने आयरलैंड से ली है। और ये जो निर्वाचित होते हैं अलग अलग विधानसभाओं के द्वारा, ये प्रोसेस हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन
साउथ अफ्रीका और सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, इसे भी हमने आयरलैंड से लिया है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है, कौन उसमें वोट करेगा कौन नहीं करेगा, वो पूरा प्रोसेस हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से है, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से ये 3 चीजें, और एक एक चीज को मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने 2 चीजें ली हैं। पहला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब यह है भारत में जो शीर्ष होगा, यानी जो सर्वोच्च नेता होगा, वो निर्वाचित होगा, ना मनोनीत होगा ना वंशानुगत होगा। वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा। जैसे भारत में शीर्ष नेता कौन है? सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं, भारत के संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति क्या वंशानुगत होते हैं? नहीं। क्या राष्ट्रपति को मनोनीत किया जाता है? नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भले ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, लेकिन चुनाव होता है। तो भारत एक गणतंत्र है। कई बार मैंने आपको गणतंत्र में फर्क बताया है। जैसे आप मान लीजिए भारत है और ब्रिटेन है, तो भारत और ब्रिटेन दोनों में लोकतंत्र है, दोनों में जो सरकार बनती है वो जनता बनाती है। लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, वहां का प्रमुख कौन होता है? सम्राट होता है, वो वंशानुगत है। जापान है, वहां का प्रमुख सम्राट होता है, वो भी वंशानुगत है। भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र इसलिए क्योंकि जनता सरकार बनाती है हर 5 साल में। गणतंत्र इसलिए कि जो शीर्ष नेता होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, हमने फ्रांस से लिया है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए हैं, ठीक है। अगला है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है उनको देखिए। शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, यानी जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। और इसमें केंद्र शक्तिशाली होगा। शक्तियों का विभाजन हमने कनाडा से लिया है। आप जानते हैं हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं। एक है आपकी राज्य सूची, एक आपकी संघ सूची और एक आपकी संवर्ती सूची। ये जो राज्य सूची और संघ सूची है, इनमें विषयों को बांटा गया है। कुछ विषय राज्यों को दिए गए, कुछ संघ को दिए गए, केंद्र सरकार को दिए गए, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो ये शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया है। और जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र में होंगी, यानी संसद में होंगी, ठीक है। राज्यपालों की नियुक्ति, अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यानी सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदाता के रूप में भी काम करेगा। आप जानते हैं ना, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 143 के तहत वो परामर्शदाता के रूप में काम करता है, वो भी हमने कनाडा से लिया है। तो कनाडा से हमने इन 4 चीजों को लिया है। अब इसी वाले पॉइंट को देखिए, आपसे पेपर में कैसा आता है। आपको आता है हमारे संविधान में वर्णित राज्य सूची और संघ सूची हमने कहां से ली है, किस देश से ली है। तो शक्तियों का विभाजन आपने सिर्फ याद करना है, ये यहां से है। जो तीसरी सूची है संवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, ठीक है। संवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संघ और राज्य सूची कनाडा से है, संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक, आप जानते हैं जब किसी भी साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाता है, वो पास नहीं होता, एक सदन से हो जाता है, दूसरे से नहीं होता, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, ये प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, इनको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है, ठीक है। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। कई बार जर्मन संविधान दे देता है, कई बार वाइमर संविधान दे देता है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, वीमर संविधान से लिया है। अब देखिए, यहां पर भी एक कंफ्यूजन होता है आपात उपबंध को लेकर। कहीं पर आपको दिखता है कि 1935 अधिनियम से लिया है, कहीं पर वीमर संविधान जर्मन संविधान से। देखिए, आपातकाल की व्यवस्था कि आपातकाल लग सकता है, 3 प्रकार के आपातकाल होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। वो पूरी व्यवस्था हमने 1935 के अधिनियम से ली है।
और उस आपातकाल के दौरान क्या क्या पावर्स होंगी, किन किन मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, वो हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, तो आपातकाल अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, आपातकाल लगेगा, कौन सा लगेगा, कैसा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारे प्रोविजन 1935 के अधिनियम से हैं। और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं वो जर्मनी से हैं। ठीक है, तो जर्मनी से संविधान से हमने सिर्फ आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन यानी राष्ट्रपति की शक्तियां उनको लिया है इमरजेंसी के समय। ठीक है, अगला है रूस। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं वो रूस के संविधान, उस समय का जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, वहां से लिया है। दूसरा, प्रस्तावना में आप जानते हैं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इनको हमने कहां से लिया है? रशिया से लिया है। क्वेश्चन आता है, आपको देखेंगे जब हम प्रस्तावना के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनको हमने रशिया के संविधान से लिया है। क्वेश्चन आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी जो प्रस्तावना में न्याय के आदर्श हैं, किस देश से प्रेरित हैं? जैसे स्वतंत्रता, समानता किस देश से थे? फ्रांस से। उसी प्रकार जो न्याय है वो रशिया से प्रेरित है। ठीक है, अगला है जापान। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यहां पर लिया है। देखिए, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। ठीक है, अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। जो आर्टिकल 368 है जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है 2/3 बहुमत से, वो प्रोसेस हमने संविधान की साउथ अफ्रीका से ली है। और अगला जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन कहां से था? आयरलैंड। और निर्वाचन कहां से है? दक्षिण अफ्रीका। अगला है भारत शासन अधिनियम, सबसे बड़ा स्रोत हमारे संविधान का। यहां से हमने संघीय न्यायालय लिया है, यानी संघीय न्यायालय होगा पूरे देश का, एक ही सीट कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट। कहां से है? 1935। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कि राज्यों में राज्यपाल होगा वो कनाडा के संविधान से है, लेकिन उसका कार्यकाल कैसे होगा, कैसे निर्धारित होगा, वो 1935 का अधिनियम है। आपातकालीन उपबंध हमने यहां से लिए हैं, ऊपर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण, ये सारी व्यवस्था हमने इसी अधिनियम से लिए हैं, 1935 का जो अधिनियम है। ठीक है, यानी लोक सेवा आयोग से संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, प्रशासन को लेकर के जो आपकी पूरी जानकारी है, वो सब हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो हमारे देश में सीएजी होता है, उसे भी हमने इसी अधिनियम से लिया है। इन 5 पॉइंट्स को भी आपने याद करने हैं 1935 के अधिनियम से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संविधान के विशेषताओं को देखा और संविधान की स्रोतों को यहां पर कवर किया। बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते हुए हम चले ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना हो, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। संघीय व्यवस्था है तो क्या है, विधि निर्माण प्रक्रिया है तो क्या है, राज्यसभा में मनोनयन, निर्वाचन, संशोधन प्रक्रिया, एक एक पॉइंट को हमने डिटेल में यहां पर समझा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।